नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल आदि एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप सीधे एग्ज़ाम में चला जाना है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला देख सकते हैं, रो बराबर आर ए अपान एल इसका फार्मूला होता है। इसका मात्रक जो होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 7 है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसा कि आपको हम बता देते हैं, ब्लैक के लिए यानी काला के लिए 0, रेड के लिए 2, येलो के लिए 4, ब्लू के लिए 6, ग्रे के लिए 8 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है, वायलेट के लिए 7 होता है, वाइट के लिए 9 होता है, जो कि आप सभी मान देख सकते हैं और इन्हें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग रेंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1/8 वाट से लेकर 2 वाट, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले कार्बन प्रतिरोध का मान डेड डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों नारंगी का 3 होता है, पहले 3 लिख देंगे आप, फिर लाल का 2 होता है तो लाल का 2 लिख देंगे, गुणे 10 की घाते 10 की पावर में अब लिखेंगे। भूरा का 1 होता है तो भूरा का 1 लिख देंगे। आप इसे हल करेंगे, सुनहरा कलर के लिए आपका ±5% होता है, जो कि आप इसे हल करेंगे तो आपका सही उत्तर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 320 ओम ±5% इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम ओजोन परत के बारे में देखते हैं, जैसे कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस जो है क्लोरीन, जो कि मिश्रित रूप में पाया जाता है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आप जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हैलोजन गैस है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत की क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार डेड डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर निकाला गया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 98 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि पिकलिंग इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, धातु उद्योग में पिकलिंग का अर्थ धातुओं को अम्ल से साफ करने से है, ताकि उनमें ऑक्साइड या कोई अन्य पपड़ी इत्यादि उतर जाए। धातु पर रेत, जंग या ढलाई, त्वचा इत्यादि उतारने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, नाइट्रीकरण डेड डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है। दोस्तों ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका टिक इसलिए लगा दिया जाता ताकि आपको पीडीएफ दे दी जाए तो वहाँ पर आपका टिक लगा हुआ मिले और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर फास्ट रिवीजन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक यानी इंसुलेटर का लक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माप की जांच की जाती है।
सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि ट्रांसफार्मर तेल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं किसी कुचालक पदार्थ के लिए ट्रांसफार्मर तेल हेतु डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य की माप की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर तेल की परावैद्युत सामर्थ्य की जांच करते समय 4 mm की दूरी पर वह 60 सेकंड तक 40 किलो वोल्ट 5 सेंटीमीटर RMS की वोल्टता को सहन करने में असमर्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न, XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि कंडक्टर प्रतिबाधा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका पूरा नाम हम देखते हैं, जैसे कि क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल्स होता है। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है जो कि 66 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें जिसमें डेड डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि शून्य प्रतिरोधकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। इसमें जो कि दोस्तों पारा आता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि बढ़ेगा, ये इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, ये दोस्तों इस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रतिरोधकता के समानुपाती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि टिन व सीसा का मिश्र धातु है। जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पीतल जो है, इसमें पीतल में जो है कॉपर और जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है, जबकि कांसा जो है दोस्तों इसमें कॉपर 88% और टिन जो है 12% मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और गन मेटल जो देख सकते हैं कॉपर इसमें 88%, टिन जो है 10% और जिंक 2% मिलाकर बनाया जाता है। जबकि दोस्तों सोल्डर जो होता है टिन और सीसा का मिश्र धातु है, जबकि दोस्तों इसमें 60-40 का रेशियो रहता है। चलिए अगला प्रश्न, ओम का नियम का प्रयोग डेड डैश द्वारा किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि रेक्टिफायर युक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों हम ओम के नियम के बारे में देखते हैं, जैसे कि ओम का नियम लीनियर परिपथों पर लागू होता है, नॉन लीनियर परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब और डायोड थायरिस्टर आदि में ओम का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान क्या होगा? दोस्तों ये सिंपल सा होता है, जो बाहर जाने वाली धारा है उन्हें जोड़ लेंगे, जो अंदर जाने वाली धारा है उन्हें जोड़कर आपस में इसे घटा देते हैं, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 11 एम्पियर आ जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो देख सकते हैं अंदर जाने वाली धारा को पहले जोड़ लिया गया, फिर दोस्तों बाहर जाने वाली धारा बराबर करके फिर बाहर जाने वाली धारा को जोड़ लेंगे, इधर दोनों को लाएंगे तो फिर दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा। आप इसे हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर I5 बराबर 11 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्र को ध्यान से देखें तथा सही समीकरण पहचानिए। जैसा कि दोस्तों अभी आपको हमने बताया जो कि अंदर जाने वाली धारा और बाहर जाने वाली धाराओं के दोनों के बराबर होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा I1 ये अंदर जा रही हैं, जो कि I4 ये भी अंदर जा रही, जबकि दोस्तों I3 और I5 ये बाहर जा रही हैं। इसे बराबर में लेंगे, इसे इधर लेंगे तो मान लो इसे माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड स्पाइस कनेक्शन को जब सोल्डरिंग किया जाता है, जब सोल्डर लगाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि स्लाइड्स को कुछ सेकंड तक गर्म करके, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य वर्णित नियम का नाम है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि किरचॉफ का पहला नियम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम किरचॉफ के बारे में आपको बता देते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात संधि से आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो कि आपको अभी हमने बताया। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का अनुसार सही नहीं है? ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। राइट आंसर दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर बी ये सही नहीं है। जबकि दोस्तों
आई बराबर वी अपान आर होता है, जबकि डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर होता है, जबकि वी बराबर डब्ल्यू अपान आई होता है। ये सारे इस ओम के नियम का पालन करते हैं, जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उसे प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं, आर बराबर वी अपान आई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। जब 250 वोल्ट आपूर्ति की 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि लैंप फ्यूज हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तब बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। ई वोल्ट, ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले इन सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी, जहां की आर बराबर लोड दिया गया है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है ई अपान आर प्लस आर अपान एन, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, करंट की सामर्थ्य बराबर फार्मूला होता है ई अपान आर प्लस आर अपान एन, इसका फार्मूला होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर, जैसा कि आप जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 30 से 60 एम्पियर आवर की बैटरियों को इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बैटरी की कैपेसिटी दो प्रकार की होती है, जैसे कि एम्पियर आवर और दूसरा वाट आवर होती है। जबकि एम्पियर आवर की जो दक्षता होती है 85 से 95% होती है, वाट आवर की दक्षता जो होती है 70 से 80% होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रयोजन सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सेलों को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और समांतर क्रम में धारा आउटपुट बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा है, सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं। सिलिकॉन जो है दोस्तों एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो कि अर्धचालक धातु है। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 25 से 35% इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। जैसा कि हम बात करते हैं, धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर सोने की एक परत चढ़ानी है, तो अगर उसमें से बहने वाली धारा 10 एम्पियर है एवं ई 0.0068 है तो 25 मिनट में सोने के कितने भार की परत चढ़ चुकी होगी? जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसा कि इसका पूरा मान दिया गया, जैसे कि जेड बराबर इतना दिया गया है, आई बराबर इतना दिया गया है, टी बराबर इतना दिया गया है। दोस्तों इसे सेकंड में बदलेंगे, फिर दोस्तों एम बराबर जेड आई टी फार्मूला होता है, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। जैसे कि जेड का मान रख दिया और आई का मान रख दिया और टी का यानी समय का मान रख दिया, जो कि 1500 आया। फिर दोस्तों इसे हल कर लेंगे तो आपका m बराबर 10.2 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों बैटरी की दक्षता बराबर होता है एम्पियर इंटू घंटा विसर्जन अपान एम्पियर इंटू घंटा आवेशन गुणे 100, ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न। दो आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया जब पर कोई आकर्षण बल F लगाया गया, यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट के बराबर क्षय को रखा जाता है तो अब बल क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 न्यूटन, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जान लीजिए, जैसे कि यदि दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेश पर लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, जो कि इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो है अंगुली चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है, जबकि अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है, जबकि मध्यमा अंगुली जो है धारा को प्रदर्शित करती है। यह नियम वैद्युत मोटर हेतु प्रयोग होता है तथा दाएं हाथ के नियम वैद्युत जनरेटर हेतु प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ में दोस्तों मोटर का प्रयोग और दाएं हाथ में जनरेटर का प्रयोग में लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का वो दाएं हाथ का जनरेटर के लिए। एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि जब कुंडली से जोड़ फ्लक्स परिवर्तित हो, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है जब स्थिर हो और उससे संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होता हो। तो यह नियम फैराडे के नियम की फ्लक्स काटे या फ्लक्स में परिवर्तन हो तभी कॉइल में ईएमएफ प्रेरित, अन्यथा नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह नियम जो है डीसी मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है तथा इस नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मृदु लोहा इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना विद्युत चुंबक कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव तथा एक उत्तर ध्रुव होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों चुंबक के अणुओं में विद्यमान चुंबकत्व के लिए उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस से अनुपातिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल विद्युत धारा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, फैराडे के नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, किसी वैद्युत अपघट्य घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जैसा कि Q बराबर IT होता है फार्मूला, जो कि आप जान सकते हैं, और M बराबर ZIT भी देख लीजिएगा। चलिए, जहाँ की दोस्तों M बराबर ग्राम में पदार्थ की मात्रा और Z बराबर जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रेरणी प्रतिघात की इकाई डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। फैरेड धारिता की इकाई फैरेड होती है। फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 सप्लाई पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों की सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 11 इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, I बराबर 10 दिया गया है, V बराबर 220 दिया गया है, P बराबर 200 दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI, यहाँ पर इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इतना आया, फिर इसको दोस्तों 200 से भाग दे देंगे, आपका 11 बल्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। जैसा कि दोस्तों T बराबर 8 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर 100 दिया गया है और लैंपों की संख्या 10 दी गई है। यहाँ पर फार्मूले पर रखेंगे, जैसा कि दोस्तों फार्मूला दिया गया है आपका P गुणते T, यानी वाट गुणते समय गुणते लैंप। यहाँ पर 1000 से आपका भाग दे देंगे तो आपका जो 8 यूनिट सही उत्तर, मतलब 8 यूनिट आएगा। फिर दोस्तों इसका कितना मासिक खपत की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 8 में 30 का गुणा कर देंगे, आपका 240 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न,
1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिन बिजली की खपत क्या होगी? जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वाट बराबर दिया गया है, वाट बराबर यहाँ पर 1000 दिया गया है और 2 घंटे दिया, टाइम बराबर 2 घंटे और 10 दिन यहाँ पर लिख देंगे आप और 1000 से भाग दे देंगे, आपका यूनिट जो है निकल कर आ जाएगा जो कि 20 इसका सही उत्तर होगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 20 किलो वाट आवर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ का प्रतिरोध 40 ओम है तो परिपथ की औसत शक्ति होगी। जैसा कि दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं V बराबर दिए गए हैं, R बराबर दिए गए जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि P बराबर V²/R होता है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 360 वाट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि देख सकते हैं 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने की कितनी ऊर्जा खपत होगी? राइट आंसर, जैसे कि दोस्तों वाट वही फार्मूले पर मान रख देंगे जो कि आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.2 यूनिट इसका राइट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? सिंपल सा है, वाट रखेंगे, टाइम रखेंगे और दिनों की संख्या रखेंगे, अपन 1000 से भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 22.5 यूनिट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 5 मिनट तक प्रवाहित 2 एम्पीयर की धारा 4.2 ओम प्रतिरोधक में कितनी ऊष्मा पैदा होती है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर टी बराबर देख सकते हैं दिया गया, आई बराबर आर बराबर पूरा मान दिया गया, उसमें हम निकाल लेंगे। उसमें का फार्मूला होता है I² RT/4.2 कैलोरी। दोस्तों इसका मतलब आर से भाग दे देंगे तो आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रखेंगे, फिर आर से भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1200 कैलोरी इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिया, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 1 जूल के बराबर होता है, इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है और जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि विद्युत प्रवाह को वोल्टेज से 90 डिग्री फेज बाहर है तो पावर होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि 0 होगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों एक्टिव पावर बराबर VI cos फाई होता है, जिसमें 90 cos फाई जहाँ की 90 रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए सक्रिय शक्ति 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक संतुलित 3 कली प्रणाली यानी सप्लाई प्रणाली में न्यूट्रल में करंट समान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 0 के समान है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर परिपथ में संतुलित नहीं होता है तो न्यूट्रल में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि परिपथ संतुलित है। 3 फेज बैलेंस परिपथ में केवल जीवित यानी लाइव तार में धारा प्रवाह होती है, जबकि न्यूट्रल में नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है तो इसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रदाय यानी सप्लाई से जोड़ा गया तो कुंडली का शक्ति गुणांक होगा। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जेड बराबर फार्मूला दिया गया है रूट में R² + XL², यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे। फिर दोस्तों इसके रखने के बाद फिर आपको cos फाई बराबर निकालना है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं cos फाई बराबर R/Z होता है। यहाँ पर इसका मान रख के भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.6 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत अग्र बायसिंग पर डैश राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि कम होती है, इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों हम देखते हैं जब एक पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है तब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस स्थिति होता है। अगला प्रश्न, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता होती है लगभग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 40% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस डायोड का प्रयोग एक संधारित्र के रूप में किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि वायरेक्टर डायोड इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों वायरेक्टर डायोड एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसकी क्षमता विद्युतीय रूप में से बदला जा सकता है। इस प्रकार के डायोड को ट्यूनिंग डायोड, वोल्टता परिवर्तित संधारित्र डायोड, परिवर्तित संधारित्र डायोड आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है। राइट आंसर जो कि आप देख सकते हैं सोलर सेल का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डैश डैश प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि कुंडली स्पान को पोल पिच 180 डिग्री से कम होती है तो उसे भिन्नात्मक पिच कुंडली कहते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मशीन के आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि दिक् परिवर्ती समतल इसका सही उत्तर है। जैसा कि कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न एसी को डीसी में परिवर्तित करके आउटपुट देता है और कम्यूटेटर हार्ड डन कॉपर का बना होता है जिसके प्रत्येक सेगमेंट में माइका इंसुलेटेड रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, डीसी जनरेटर में ईएमएफ ई का यानी ईएमएफ का सूत्र है जबकि फाई बराबर जो है प्रति वोल्ट में औसतन चुंबकीय फ्लक्स और जेड बराबर चालकों की कुल संख्या, एन बराबर आरपीएम में घूर्णन की संख्या, पी बराबर ध्रुवों की संख्या, ए बराबर समांतर पथों की संख्या। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है ई बराबर 5ZNP/60 ए इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि लेवल कंपाउंड जनरेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि आवृत्ति कंट्रोल इसका राइट आंसर है। ये इसकी प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रयोग जो है इंडक्शन मोटर में किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर डीसी मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैसा कि इसका फार्मूला अभी हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसे कि परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर डैश डैश है। राइट आंसर जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम परिवहन यानी ट्रेन वगैरह में करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहाँ सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि वैद्युत संकर्षण में, ट्राम मार्ग, हाईएस्ट लिफ्ट में इत्यादि में जहाँ अत्यधिक लोड हो वहाँ पर मोटरें उपयुक्त होती हैं तथा जहाँ लोड घटने की संभावना रहती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सूची 1 सूची सेकंड। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटरों के प्रकार का उनके अनुप्रयोगों के साथ मिलान करना है आपको। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं जो कि आपका दिया गया सीरीज मोटर का कार्य जो है ट्रैक्शन के लिए करते हैं। शंट मोटर का जो कार्य है जो दोस्तों शंट मोटर का जो कार्य है आपका जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शंट मोटर जनरेटर सेट में करते हैं। जबकि दोस्तों कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग है इसका जो दोस्तों एलिवेटर में प्रयोग करते हैं। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग बूस्टर सेट में करते हैं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, यानी सीरीज मोटर जो है ट्रैक्शन कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। शंट मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग की जाती है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर एलिवेटरों में प्रयोग की जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है बूस्टर के सेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां डैश डैश प्रारंभिक बल आघूर्ण वांछित हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि उच्च इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर को बिना भार के प्रारंभ नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी मोटर की प्रारंभिक चाल अधिक होती है। डीसी मोटर का उपयोग लोकोमोटिव, ट्रेन, इंजन इत्यादि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सुपर इनेमल कॉपर वायर सामान्यतः कॉपर की वायर की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, जिसके कारण इसकी धारा क्षमता अधिक व प्रतिरोध अति निम्न होता है। इसलिए इसे सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग बड़ी मशीनों व ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में कौन सी वाइंडिंग टर्न्स की संख्या अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है। जबकि दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होती है और ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न ईएमएफ समान होता है, जिससे कि जिस तरफ फेरों की संख्या अधिक होती है वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और तथा धारा का मान कम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर के बोझ को डेड डैश में निर्दिष्ट किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्ट इंटू एमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर को डेड डैश के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन एसी वोल्टता इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका प्रयोग हम केवल एसी के लिए एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन में किया जाता है, और यदि सेकेंडरी में कॉइल के टर्न की संख्या बढ़ा दी जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। यदि सेकेंडरी के कॉइल की संख्या घटा दी जाती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के बदलाव के साथ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि तांबे की छतियां अपवर्तित रहती हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर निम्न आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम संभावित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इकाई शक्ति गुणक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां निम्न में होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोर में होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हानियां देख लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की हानियां होती हैं। हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं आप, भंवर धारा हानि का फार्मूला देख लीजिएगा। जबकि दोस्तों ट्रांसफार्मर में दूसरी हानि होती है जो कि बदलती रहती है, इसलिए इसे परिवर्तनीय हानि कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो हमने पिछली वीडियो बनाकर डाला है वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर आपका जाने वाला नहीं है। चलिए जैसा कि दोस्तों देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता समांतर डेड डैश द्वारा जांच की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओम मीटर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों ओम मीटर का प्रयोग कंटिन्यूटी परीक्षण में किया जाता है। सीरीज टाइप ओम मीटर से शून्य तक विक्षेप देता है तथा शंट प्रकार का ओम मीटर से अनंत तक का विक्षेप देता है। ओम मीटर मध्यम प्रकार का प्रतिरोध मापन करता है। अगला प्रश्न, सीआरओ समय परिवर्तित संकेतों की दृश्य प्रस्तुति कर संकेत का निर्देशन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्विमिमी इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, शॉटूथ जनरेटर एक ऑसिलेटर परिपथ होता है जो कि इनपुट सिग्नल के केवल ऊर्ध्वाधर अंश को आवश्यक समय आधार पर प्रदान करता है, और सीआरओ के पर्दे पर द्विमिमी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। अलग अलग आवृत्ति वाले इनपुट सिग्नल के लिए पृथक शॉटूथ आवृत्ति या समय पर आधार सिग्नल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर विभाजक के अर्थों में सीआरओ के तरंग रूप की वोल्टता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चरमांतर वोल्टता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नई स्थापनाओं को विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेगर का प्रयोग करते हैं हम। जैसा कि दोस्तों मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध मापन के लिए किया जाता है। ओम मीटर से प्रतिरोध का मापन किया जाता है, जबकि ऊर्जा मीटर से ऊर्जा खपत का मान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी सम्मिलित संयोजन में एमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सीरीज इसका राइट आंसर है।
जैसा कि दोस्तों इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रतिरोध के परास मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि व्हीट स्टोन सेतु विधि का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न प्रतिरोध मापन के लिए देख सकते हैं वोल्ट एमीटर विधि और दिष्ट धारा विधि और केल्विन द्विसेतु विधि और ओम मीटर विधि। माध्यम प्रतिरोध के लिए देख सकते हैं वोल्ट एमीटर विधि का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चल कुंडली चुंबक उपकरणों में अवमंदन किसके लिए दिया जाता है? सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों मापन में परिशुद्धता, शीघ्रता, स्थिरता और सूक्ष्मता, ये सारे इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि शेयरिंग सेतु इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों एसी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग निम्न तथा उच्च वोल्टता पर धारिता पराविद्युत हानिय शक्ति गुणक तथा आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए होता है। इस प्रकार के ब्रिज को उच्च वोल्टता पर अधिक यथार्थता के साथ कार्य करता है। अगला प्रश्न, निर्वात नालिका में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि तापीय उत्सर्जन इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर देखते हैं, जैसा कि दोस्तों 4 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 3 स्टार्टर के मूल अंतर यह है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंट फील्ड सर्किट को धारित कुंडलन अलग हटा दिया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 3 पॉइंट स्टार्टर मूल अंतर यह है कि इसमें शंट क्षेत्र परिपथ से धारित यानी होल्डिंग कुंडली को अलग हटा दिया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर मोटरों में उपयोग किया जाता है, जहां गति नियंत्रण फ्लक्स विधि में किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कितनी क्षमता वाले मोटरों के लिए ड्यूल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 HP तक का इसमें प्रयोग करते हैं हम। जबकि दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम 20 HP तक की मोटरों करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए 20 से अधिक और रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर के लिए हम करते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। स्टार के लिए समझ जाना आप, स्टार डेल्टा के लिए 20। चलिए अगला प्रश्न, 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिए गए, जो कि आप देख सकते हैं। यदि बिजली का कारक पावर फैक्टर को 1 माना जाए तो इनपुट पावर क्या होगी? सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी 3450 वाट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 4 पोल 3 फेज मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई पर चलती है। उस गति की गणना करें जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, फार्मूला दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हल करेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1500 RPM राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर के लिए सत्य है? राइट आंसर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यह स्वपरिवर्तित होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर को स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण अधिकतम होता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैपेसिटर रन मोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि मोटर का पावर फैक्टर उच्च लेकिन कैपेसिटर रन मोटर से कम होता है। शेडेड पोल मोटर का पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न,
सिंगल फेज प्रेरण मोटर को सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों के एक निश्चित स्पीड आ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डी जो कि हिस्टैरिसीस मोटर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में कोई खांचे नहीं होते हैं तथा कोई वाइंडिंग भी नहीं होती है, जिसके कारण यह बिना किसी आवाज़ के शांत चलती है तथा यांत्रिक और चुंबकीय कंपन से मुक्त रहती है। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ सीरीज में लगा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि देख सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर प्रारंभिक कुंडलन के सीरीज में लगा होता है। सीरीज में आप केंद्रीय स्विच भी लगा होता है। जब यह 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से अलग कर दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग करते समय उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि हंटिंग प्रभाव को कम करना ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर थ्री फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि स्टार कनेक्ट किया जाता है ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि नॉन सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि उसमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटर फील्ड वाइंडिंग होते हैं ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों सिंक्रोनस जनरेटर यानी तुल्यकालिक जनरेटर में स्थिर आर्मेचर तथा रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होती है। स्थिर आर्मेचर में उच्च निर्गत धारा को बिना ब्रश की सहायता से स्थिर टर्मिनलों से प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप ये इसका सही उत्तर है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम और जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ये लैंप जो है 40, 60 और 85 एवं 140 वाट तक ही वाटेज के बनाए जाते हैं, जबकि दोस्तों ये 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसकी कार्यकारी आयु जो है 3500 घंटे होती है। इसका उपयोग जो है सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि की सुरक्षा दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न, किस लैंप का कलर रेंडिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ताप दीप्त लैंप यानी इनकैंडिसेंट लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाली लैंपों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि दोस्तों बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में उच्च वाटेज वाली लैंपों का प्रयोग किया जाता है। स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था के लिए फुड लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में आउटडोर लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दीपक की दक्षता होती है? सही उत्तर ल्यूमेन प्रति वाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैंप उत्सर्जित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इस लैंप में उपयुक्त गैस अथवा गैसों का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है। अगला प्रश्न, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग डेड डैश में होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि नियॉन लैंप इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों नियॉन लैंप एक लघु गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, इसे नियॉन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। नियॉन लैंप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिस्प्ले संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम वाष्प यानी सोडियम वेपर लैंप अथवा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि पीला होता है इसका सही उत्तर है।
जैसा कि दोस्तों सोडियम लैंप एक मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है। स्टार्टिंग में सोडियम वास्प लैंप का रंग गुलाबी होता है। सोडियम वास्प लैंप 45, 60, 85 एवं 140 वाट तक के बनाए जाते हैं। सोडियम वास्प लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस लैंप की कार्यकारी आयु जो 3500 घंटे तक होती है। इस लैंप का उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सिरोपरी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव्स किस धातु की बनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चालक की धातु की बनी होती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक संचरण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर पर कौन सा कनेक्शन दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टार से डेल्टा, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के लिए नलिकाकार पोल की कितनी दूरी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50 से 80 मीटर, इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों हम इसमें लकड़ी के खंभे के बारे में देखते हैं 40 से 50 मीटर, और ट्यूबुलर खंभे के बारे में देखते हैं तो 50 से 80 मीटर की दूरी पर इसे लगाना चाहिए। आरसीसी के बारे में देखते हैं तो दोस्तों इसका जो है 60 से 100 मीटर के बीच दूरी हो सकती है। स्टील वन के लिए सेक्शन 80 से 100 मीटर तक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, यदि एचटी हाई टेंशन लाइन के खंभों पर किस प्रकार के रोधी इंसुलेटर लगाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि निलंबन प्रकार के लगाए जाते हैं, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, आज के ये थे हमारे प्रश्न, जो कि हमने काफ़ी प्रश्नों को हल किया। दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपका एनपीसीआईएल का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीसीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आप तैयारी अच्छी से यहाँ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पूरी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों सभी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।